डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साइद एंड आज का हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि जो फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और इसको हम लोग आइलर्स फार्मूला का नाम भी देते हैं। आपके फोरियर कोफिशिएंट्स जो हैं इस टर्म में जो हमने फोरियर सीरीज़ का जनरल फार्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इक्वल्स टू वन अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल्स टू वन अप टू इन्फिनिटी बी एन कॉज ऑफ एन एक्स था। इसमें आपके जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं वो ए एन है, ए नॉट है, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने ए एन फाइंड करना है और फिर उसके बाद बी एन फाइंड करना। सो ये आपके फोरियर कोफिशिएंट्स जो हैं ये हमने डिटरमिन करने होंगे। और अब अगर हम इसकी एक्सपेंशन लिखना चाहें लाइक समीशन से हटा के, तो इस फोरियर सीरीज़ को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू प्लस a1 cos of 1x plus a2 cos of 2x plus a3 cos of 3x अप टू सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? अप टू a n cos ऑफ nx आ जाएगा। और इसी तरह से प्लस b1 साइन ऑफ 1x प्लस b2 साइन ऑफ 2x प्लस b3 साइन ऑफ 3x अप टू सो ऑन। और ये जाएगा अप टू bn साइन ऑफ nx। तो ये आपके जो एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं फोरियर सीरीज़ को, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें ए नॉट भी फाइंड करना है, ए वन भी फाइंड करना है और ए एन भी फाइंड करना है, बी वन भी फाइंड करना है, बी एन भी फाइंड करना है। सो सिंपली जब हमें ए एन और बी एन मिल जाएंगे तो ए वन टू थ्री सारे और बी वन टू थ्री जो सारे हैं वो भी मिल सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप में मैं यहाँ पे ए नॉट फाइंड करना चाहता हूँ। ए नॉट फाइंड करने के लिए सिंपली इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ 0 से 2 पाई तक। सो इंटीग्रेटिंग लेट्स से इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो जब आप लोग 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और ये इंटीग्रेट हो गया 0 से लेके 2 पाई तक इक्वल्स टू। अब इसमें आपने हर एक को सेपरेटली इंटीग्रेट करना। सेपरेटली इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ ए नॉट बाई टू कांस्टेंट टर्म थी, सो ये बाहर आ जाएगी। इंटीग्रल सिंपली बन जाएगा 0 से 2 पाई तक और साथ डी एक्स आ जाएगा। प्लस उसके बाद ये वाली टर्म जो है ए वन कॉज ऑफ एक्स, इसमें ए वन कॉन्स्टेंट था, बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप लोग कॉज ऑफ एक्स को डी एक्स 0 से 2 पाई तक। इसी तरह से प्लस इसमें से ए टू बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। सो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 2x dx लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास बनेगी a3 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉज ऑफ 3x dx एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई अप टू सो ऑन जाते जाए। आपकी लास्ट टर्म जो कॉज के लिए आएगी ए एन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो ये बनेगा कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अभी मैंने जस्ट कॉज की टर्म्स लिखी, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे साइन की टर्म्स लिखते हैं। साइन टर्म्स में भी उसी तरह से बी वन कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई और बाकी बच जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पे b2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये बनेगा साइन ऑफ 2x dx लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई। फिर इसी तरह से b3 साइन ऑफ 3x, b4 साइन ऑफ 4x अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म जो आएगी bn कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई एंड साइन ऑफ nx dx आ जाएगा। सो ये हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया अलॉन्ग x 0 से लेके 2 पाई तक। अब ज़रा इन रिजल्ट्स को लिखते हैं कि इसके आंसर्स क्या बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग यहाँ पे
पहली टर्म जो है वो ए नॉट बाई टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स। सो एक्स में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो वो 2 पाई माइनस ज़ीरो, सो 2 पाई बनेगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू उसी तरह से रहेगी, ज़ीरो से लेके 2 पाई तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और राइट हैंड साइड पे जो पहले वाले का इंटीग्रल आएगा, ए नॉट आपके पास कांस्टेंट ए नॉट बाई टू है और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स आएगा। एक्स में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई माइनस ज़ीरो। फिर प्लस ए वन वाली टर्म जो है इसके साथ इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉज ऑफ 1x हो, कॉज ऑफ 2x हो, कॉज ऑफ 3x हो, कॉज ऑफ 4x हो, कॉज ऑफ nx हो, ये सारे इंटीग्रल हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। सो इसका मतलब है a1 के साथ क्योंकि कॉज ऑफ 1x वाला इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ज़ीरो। इसी तरह से a2 जो है उसके साथ क्योंकि कॉज ऑफ 2x का इंटीग्रल है 0 से 2 पाई तक, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से a3 के साथ जो इंटीग्रल है कॉज ऑफ 3x के लिए वो भी ज़ीरो आ जाएगा, अप टू सो ऑन। और an के लिए जो होगा उसका इंटीग्रल भी ज़ीरो बनेगा। फिर सिमिलरली अगर आप लोग बीस पे चले जाएं तो b1 के साथ साइन ऑफ 1x है, साइन ऑफ x का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक जो होता है यह अब आपके पास ज़ीरो है। इसी तरह से b2 वाला जो इंटीग्रल होगा वो भी ज़ीरो आएगा, b3 वाला इंटीग्रल भी ज़ीरो आएगा और bn के साथ जो इंटीग्रल है साइन ऑफ nx के लिए वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सो इंटरेस्टिंगली आपका सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा था, बाकी सारे के सारे इंटीग्रल साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स या कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स की वजह से ज़ीरो हो गए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स हो लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई या कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स हो लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। तो अब अगर आप ज़ीरो टर्म्स को ख़त्म कर दें तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे आपके पास बनेगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बन जाता है आपके पास इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू इंटू 2 पाई। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई, तो ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी ये टर्म, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय पाई। तो अगर आप पाई को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे इधर आपके पास ए नॉट की जो वैल्यू बनती है वो कुछ ऐसे लिखी जा सकती है कि ये ए नॉट बच जाएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स पहले से मौजूद था और ये पाई जब इधर आके डिवाइड होगा तो इधर 1 बाई पाई बन जाएगा। सो आइलर कोफिशिएंट्स में अभी हमने ए नॉट को कैलकुलेट किया जो कि हमारा पहला कोफिशिएंट था जो कांस्टेंट टर्म थी। सो अब उसके बाद सेकंड स्टेज पे हमने क्या करना होगा, इसी इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ एन एक्स के साथ और दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ पे आपके पास ए एन की वैल्यू बनेगी। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसी इंटीग्रल को लेके लेकिन इसके साथ साइन ऑफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास बी ऑफ एक्स की वैल्यू बी एन की वैल्यू मिलेगी। सो इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्दर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास पेजेस क्लियर नज़र आए। तो अब फर्दर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बी एन की ए एन की वैल्यू। ए एन के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल लिखते हैं। इंटीग्रल हमें जो गिवन था जो फंक्शन गिवन था वो कुछ ऐसे था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉज ऑफ 1x प्लस ए टू कॉज ऑफ 2x प्लस अप टू सो ऑन 3x 4x 5x ए एन कॉज ऑफ एन एक्स था। फिर प्लस इसी तरह से b1 साइन ऑफ 1x था प्लस b2 साइन ऑफ 2x था, फिर b3 साइन ऑफ 3x, b4 साइन ऑफ 4x और bn साइन ऑफ nx था। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी।
अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड्स पे cos ऑफ एन एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय cos ऑफ एन एक्स। इस cos ऑफ एन एक्स से इंटीग्रेट किया हमने, सॉरी मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक। तो जब हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया और साथ इंटीग्रेट किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x और इसके साथ आपने लिख दिया cos ऑफ एन एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया dx, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई। राइट हैंड साइड पे अगर आप आ जाएं, सबसे पहले a0/2 इंटू कॉज ऑफ एन एक्स हो जाएगा dx, ये इंटीग्रल लेता आ गया। फिर प्लस जब a1 cos ऑफ 1x को मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ nx के साथ तो ये बनेगा a1 cos ऑफ 1x इंटू कॉज ऑफ nx, साथ आ जाएगा dx और लिमिट्स हैं 0 से लेके 2 पाई तक। फिर इसी तरह से प्लस नेक्स्ट टर्म जो बनेगी 0 से 2 पाई तक है, और ये टर्म आपके पास आ जाएगी a2 cos ऑफ 2x इंटू कॉज ऑफ nx, साथ dx आ जाएगा प्लस अब टू सो ऑन आते जाएं। लास्ट टर्म जो आपके पास आएगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं इस टर्म को ज़रा ब्लैक लिख लेता हूँ। ये आएगा आपके पास an कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा कॉज ऑफ nx इंटू कॉज nx से मल्टीप्लाई हो गया, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अभी हमने जस्ट कॉस टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, अब इसी तरह से साइन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली टर्म आएगी b1, ये आएगा आपके पास साइन ऑफ 1x इंटू कॉज ऑफ nx dx आ गया, और लिमिट्स 0 से लेके 2 पाई तक है। दूसरी टर्म जो आएगी b2 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा साइन ऑफ 2x इंटू कॉज ऑफ nx dx आ जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई प्लस अप टू सो ऑन। जो लास्ट टर्म आएगी bn कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और इधर आपके पास बनेगा साइन ऑफ nx इंटू कॉज ऑफ nx dx। अब अगर आप लोग इस सारे इंटीग्रल को देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू बचेगी वो तो वही बचेगी, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई और f ऑफ x इंटू कॉज ऑफ nx dx। और अगर आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो ज़रा गौर से देखें, जो मेरी पहली टर्म बनी थी वो a0/2 था, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos ऑफ nx dx का इंटीग्रल आएगा। अब cos ऑफ nx dx का जो इंटीग्रल होगा ये इक्वल टू हो जाता है 0, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। फिर cos ऑफ 1x इंटू कॉज ऑफ nx, लाइक ये cos mx इंटू कॉज nx पढ़ा था हमने, ये वाली टर्म भी आपके पास हो जाएगी 0। फिर cos ऑफ 2x इंटू कॉज ऑफ 3x हो, क्योंकि जब भी cos के दो डिफरेंट mx और nx आएंगे वहाँ पे ये हमेशा इक्वल टू 0 होता है। सो थर्ड टर्म भी 0 होगी, फोर्थ भी 0 होगी, अप टू सो ऑन। लेकिन ये जो मैंने ब्लैक लिखा हुआ है ये इंटरेस्टिंगली आपको रिजल्ट देगा cos ऑफ nx इंटू कॉज ऑफ nx, दैट विल बिकम इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ nx। सो an इंटू लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई cos स्क्वायर ऑफ nx dx आ जाएगा। और बाकी टर्म्स जो साइन के लिए, क्योंकि हमने कहा था मिक्सचर ऑफ साइन ऑफ एक्स एन एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स हो, ये साइन ऑफ 1x इंटू कॉज ऑफ एन एक्स हो, वो सारी की सारी टर्म्स आपके पास भी 0 हो जाती हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ कॉस स्क्वायर एन एक्स की टर्म तो बच गई है, बाकी सारी की सारी टर्म्स आपके पास इक्वल टू 0 हो गई। तो जब बाकी टर्म 0 हो गई हैं तो इसका मतलब है कुछ रिजल्ट ऐसे बनेगा, इसको अब मैं लिख सकता हूँ f limits from 0 to 2 pi f of x into cos of nx
डी एक्स इक्वल्स टू ए एन, और ये कॉस स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल हमने पढ़ा था, ये इक्वल टू होता है पाई के बराबर। तो इसकी जगह आपके पास पाई आ जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई, तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए एन की वैल्यू जो हमारे पास बचेगी इधर, वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ए एन इक्वल्स टू 1/पाई लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट फोरियर कोफिशिएंट आ गया, जिसे हम ए एन का नाम देते हैं। अब इंटरेस्टिंगली अगर आपने ए एन फाइंड कर लिया तो बी एन फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। सेम स्टेप्स होंगे, इसी इक्वेशन को आप एग्जैक्ट सेम स्टाइल में सॉल्व करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपने ये करना है कि इधर मैंने साइन ऑफ कॉज ऑफ एन एक्स से मल्टीप्लाई करके 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया था, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ एन एक्स के साथ, और साइन ऑफ एन एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करके दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशंस उसी तरह से आएंगी। सिर्फ यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर एन एक्स बना था, तो उसमें बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एन एक्स बनेगा। जब साइन स्क्वायर एन एक्स बनेगा तो साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल आपके पास पाई के बराबर होता है। सो डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा। सिर्फ कॉज ऑफ एन एक्स की जगह आप लोग साइन ऑफ एन एक्स लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग बी एन फाइंड करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, दोनों साइड्स पे आप कॉज ऑफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय आप लोग साइन ऑफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ऑफ एन एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए बाकी सारी की सारी टर्म्स तो उसी तरह से लिख के कुछ रिजल्ट्स बनेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये टर्म साइन ऑफ एन एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स साइन स्क्वायर एन एक्स बन जाएगी, और साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल आपके पास पाई बनेगा। पाई से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे साइन स्क्वायर एन एक्स साइन ऑफ एन एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे इंटीग्रल में कॉज एन एक्स की जगह साइन एन एक्स आ जाएगा। सो इसी का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगर मुझे वैल्यू ऑफ बी एन फाइंड करनी हो तो बी एन हम लोग जो फाइंड करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। बी एन इक्वल्स टू 1/पाई उसी तरह से रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एन एक्स हो या कॉस स्क्वायर एन एक्स हो, उसका इंटीग्रल आपके पास पाई आता है। और इधर लिमिट्स आएंगी 0 से लेके 2 पाई तक, और एफ ऑफ एक्स क्योंकि इस जगह हमने साइन ऑफ एन एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो इधर साइन ऑफ एन एक्स आ जाएगा, साथ डी एक्स बन जाता है। तो यहाँ आके आपके तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड हो गए। अब इन तीनों का कंक्लूजन में लिखता हूँ। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप लोग जब कभी भी फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करते हो, लाइक आइलर्स कोफिशिएंट फाइंड करते हो, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या थी, फिर ए एन की वैल्यू क्या थी, और बी एन की वैल्यू क्या थी। सो आपका ए नॉट के बारे में जो हमने लिखा था ये इक्वल होगा 1/पाई इंटू लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरा पहला फोरियर कोफिशिएंट था जो कांस्टेंट टर्म के लिए आएगा। इसी तरह से जब मैं ए एन फाइंड करना चाहूँगा तो वो रिजल्ट बनेगा 1/पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स dx and the limits are from 0 to 2 पाई। और जब हम थर्ड बी एन फाइंड करेंगे तो बी एन के लिए आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा 1/पाई इंटू लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो ये तीन रिजल्ट्स आपके पास जनरेट हो गए। अब आप ए एन की मदद से ए 1 2 3 4 कोई भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे ए 1 चाहिए तो एन की जगह 1 पुट करूंगा तो ए 1 इक्वल्स टू 1/पाई इंटू लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू काज ऑफ 1x dx हो जाएगा। इसी तरह से बी 1 फाइंड करना हो तो यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कर देंगे। बी 5 पुट करना है तो एन की जगह 5 पुट कर दें। सो जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स, जिसे हम लोग आइलर्स फार्मूला का नाम देते हैं। अब इसके साथ आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर दिए जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। सो पेज नंबर 252 पे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपका टास्क होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 and
दैट इज़ फॉर बुक ऑफ MMP बाय HK दास एंड रामा वर्मा, पेज नंबर 252 एंड फोरियर सीरीज़ का चैप्टर है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद आपकी विंटर वेकेशंस हैं, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कीजिए, छुट्टियों में जो भी इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह आफ्टर द विंटर वेकेशंस हम लोग इस इन फर्दर टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ब्लेस यू।